सोच के देखो, अगर कल सुबह तुम्हें जेल जाना हो और आज जिंदगी का तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन बचा हो, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने गुनाहों का हिसाब दोगे, अपने दोस्तों से अलविदा कहोगे, या फिर भाग जाने की सोचोगे? 25th आवर ये कहानी है मोंटी ब्रोगन की, एक ऐसे आदमी की जिसके पास जिंदगी को समझने के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। एडवर्ड नॉर्टन की ये फिल्म सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल जर्नी है, इंसान के अंदर छुपे गिल्ट, रिडेम्पशन और उसके अपने सच की। फिल्म की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क की अंधेरी सड़क पर, जहां एक ड्रग डीलर मोंटी ब्रोगन अपनी कार रोकता है। उसके साथ उसका दोस्त कॉस्टिया भी होता है। इन्हें सड़क के किनारे एक घायल कुत्ता मिलता है जिसे सांस लेने में तकलीफ होती है और उसका शरीर जख्मों से भरा होता है। मोंटी पहले सोचता है कि कुत्ते को मार के मर्सी किलिंग कर दे ताकि कुत्ते का दर्द खत्म हो जाए, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने जाता है, कुत्ता उस पर जोर से भौंकता है और मोंटी को उसकी आंखों में जीने की एक चिंगारी दिखाई देती है। उस पल मोंटी रुक जाता है, उसका इरादा बदल जाता है। वो अपने दोस्त कॉस्टिया की हेल्प लेकर कुत्ते को कार में रख लेता है और इस कुत्ते का नाम डॉयल रखता है। अगला सीन हमें काफ़ी साल बाद का दिखाया जाता है। अब मोंटी को ड्रग डीलिंग केस में 7 साल की सज़ा मिल चुकी है। वो डॉयल के साथ न्यूयॉर्क के रिवर साइड पर बैठा होता है, बाहर से शांत लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ, क्योंकि अगली सुबह उसे जेल जाना है। इस वक्त मोंटी के पास उसका एक पुराना कस्टमर साइमन आता है जो मोंटी से ड्रग्स मांगता है, लेकिन मोंटी उसे साफ मना कर देता है कि अब वो ड्रग्स का काम छोड़ चुका है। इसके बाद मोंटी डॉयल के साथ न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकलता है। रास्ते में वो एक सोते हुए आदमी को पैसे देता है, जैसे अपने गुनाहों का बोझ हल्का करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो अपने स्कूल जाता है जहाँ वो कभी बास्केटबॉल का स्टार प्लेयर हुआ करता था। इसी स्कूल में उसका पुराना दोस्त जेकब एक टीचर है। मोंटी जाकर उससे मिलता है और कहता है कि वो आज अपने फादर से मिलेगा, फिर उससे अपनी गर्लफ्रेंड नेचुरली और फ्रैंक से आखिरी बार मुलाकात करेगा। अब सीन शिफ्ट होता है फ्रैंक पर, जो एक स्टॉक ब्रोकर है और अपने ऑफिस में शेयर मार्केट के नंबर्स में जिंदगी देख रहा होता है। फ्रैंक आज एक बड़ी बेट जीत जाता है और वो काफ़ी खुश होता है, लेकिन जब उसे जेकब का फ़ोन आता है और वो उसे मोंटी के रात का मिलने का प्लान बताता है, तो फ्रैंक की खुशी गायब हो जाती है। फ्लैशबैक में हमें वो दिन दिखाया जाता है जब डीए एजेंट्स मोंटी के अपार्टमेंट पर रेड करते हैं। उस वक्त मोंटी अपनी गर्लफ्रेंड नेचुरली के साथ होता है। एजेंट सीधा एक कन्वर्टेबल सोफे के पास जाकर उसको चेक करते हैं जहां मोंटी ने सारा कैश और ड्रग्स के पैकेट्स छुपाए होते हैं। मोंटी समझ जाता है कि किसी ने अंदर की बात लीक करके उसको फंसाया है। इसके बाद एक बंद कमरे में एजेंट्स मोंटी को बताते हैं कि चार्जेस सीरियस हैं, मिनिमम 7 साल की जेल। वो उससे निकोलाई के बारे में पूछते हैं, जो एक बड़ा रशियन मॉब बॉस है और मोंटी जिसके अंडर काम करता है, लेकिन मोंटी एक शब्द भी नहीं बोलता और ऐसा करने से मोंटी की 7 साल की सज़ा पक्की हो जाती है। साथ ही डीए एजेंट फ्लड मोंटी से इनडायरेक्टली कहता है कि उनको ये इन्फॉर्मेशन उसकी गर्लफ्रेंड नेचुरली ने दी है, और इसके कुछ दिन बाद मोंटी का दोस्त कॉस्टिया भी उससे यही कहता है कि डीए एजेंट्स को नेचुरली ने बताया होगा, क्योंकि मेरे और उसके अलावा कोई नहीं जानता था कि तुमने माल कहाँ छुपा रखा है। ये वो पल था जहाँ से मोंटी नेचुरली पर शक करने लगता है। इस मोमेंट के बाद मोंटी का सब कुछ बदल जाता है, उसकी आज़ादी भी और उसका ट्रस्ट भी। कहानी फिर से प्रेजेंट में लौटती है। मोंटी अपनी गर्लफ्रेंड नेचुरली के साथ होता है। दोनों थोड़े इमोशनल होते हैं। नेचुरली कहती है, इट्स आवर लास्ट नाइट, लेट्स मेक इट गुड। मोंटी शांत लेकिन तीखे अंदाज में बोलता है, नॉट अर्स, इट्स माइन। मेरे जाने के बाद तुम अपनी ज़िंदगी में मग्न हो जाओगी। और ये कहने के बाद ही मोंटी अपने फादर से मिलने निकल जाता है। मोंटी अपने फादर जेम्स ब्रोगन के बार में जाता है। ये बार, ब्रोगन्स बार, असल में मोंटी के पैसों से ही चल रहा होता है। जेम्स बातों बातों में मोंटी से कहता है, तुझे ये ड्रग्स का काम कभी शुरू ही नहीं करना चाहिए था। मोंटी इस बात पर डिफेंसिव हो जाता है और पलट कर कहता है, ये बात आपने मुझे तब क्यों नहीं बोली थी जब मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद मोंटी फ्रस्ट्रेशन में वॉशरूम चला जाता है, जहां वो एक शीशे के आगे खड़ा होता है, और ये होता है इस फिल्म का सबसे आइकॉनिक मोमेंट। मोंटी आईने में पूरी दुनिया को गालियां देता है, न्यूयॉर्क के लोगों को, पॉलिटिशियंस को, करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को, अपने रिलीजन को, अपने दोस्तों को, यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन को भी, क्योंकि ये वो समय था जब पूरा न्यूयॉर्क 9/11 अटैक्स के बाद भी अपने जख्मों से उभरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये सिर्फ मोंटी का एक्सक्यूज़ था अपनी गलतियों से भागने का। और एट दी एंड जब मोंटी का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ता है तो वो खुद से कहता है, इट्स यू मोंटी, इट्स यू, यानी
मॉन्टी मान रहा है कि गलती किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी थी, क्योंकि उसने ये क्राइम का रास्ता खुद चुना था। ये सिर्फ मॉन्टी का कन्फेशन नहीं था, बल्कि डायरेक्टर स्पाइक ली ने इस मिरर सीन के जरिए पूरे न्यूयॉर्क का पोस्ट 9/11 फ्रस्ट्रेशन भी दिखाया है। वॉशरूम से बाहर आने के बाद मॉन्टी के डैड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें कल जेल तक ड्रॉप करूंगा। मॉन्टी कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस से चला जाऊंगा, लेकिन उसके डैड उसकी ये बात नहीं मानते हैं। इसी वक्त सीन शिफ्ट होता है फ्रैंक के अपार्टमेंट पर, जहाँ से ग्राउंड ज़ीरो क्लियरली दिखाई देता है। ग्राउंड ज़ीरो यानी वो एरिया जो 9/11 हमले का शिकार बना था। यहाँ जेकब और फ्रैंक मॉन्टी के बारे में बात करते हैं। फ्रैंक बोलता है, जब मॉन्टी आए, गेट हिम ड्रंक, लेट हिम हैव वन लास्ट गुड नाइट। जेकब चिंता में कहता है, मुझे मॉन्टी के बारे में सोच कर डर लग रहा है। 7 साल काफ़ी लंबा वक्त होता है, मॉन्टी के साथ क्या होगा। फ्रैंक कहता है कि 7 साल बाद जब मॉन्टी वापस आएगा वो पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि जेल सिर्फ मॉन्टी को सदा नहीं देगी बल्कि उसे अंदर से तोड़ देगी। इसके बाद रात को मॉन्टी अपने दोस्तों और नेचुरली के साथ क्लब में जाता है। नेचुरली ने एक सिल्वर ड्रेस पहनी होती है। ये ड्रेस मॉन्टी ने उसे इस खास रात में पहनने के लिए बोली थी। अंदर लाउड म्यूजिक चलता है, सब लोग डांस कर रहे होते हैं, लेकिन मॉन्टी के चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई होती है। जब नेचुरली मॉन्टी को आने के लिए बोलकर डांस फ्लोर पर जाती है, तब कॉस्टिया आता है और मॉन्टी से कहता है, आई हैव ब्रॉट अ ब्यूटीफुल वुमन फॉर योर लास्ट फ्री नाइट। लेकिन मॉन्टी का इस टाइम वन नाइट स्टैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो उसे साफ मना कर देता है। इसके बाद वो जेकब को वेट करने के लिए कहता है और कुछ देर के लिए फ्रैंक के साथ प्राइवेट बात करने चला जाता है। वहाँ वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपना सबसे बड़ा डर फ्रैंक के सामने रखता है। मॉन्टी कहता है, मैं जेल में जिंदा नहीं रह पाऊंगा फ्रैंक, आई एम वीक, डेल बीट मी, डेल डिस्ट्रॉय मी। वहाँ मेरा रेप होने का, टूट जाने का, खुद को खोने का डर है मुझे कि जेल से छूटने के बाद मैं तब 38 साल का हो जाऊंगा, मुझे कोई अच्छी जॉब तक नहीं मिलेगी, और अगर दोबारा ड्रग तस्करी में पकड़ा गया तो कम से कम 15 साल के लिए या फिर पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। फ्रैंक मॉन्टी को समझाता है, 38 इज़ स्टिल यंग, जब तुम बाहर आओगे मैं और तुम मिलकर कुछ करेंगे साथ में। मॉन्टी कहता है कि ये तुम अभी कह रहे हो, पर वक्त के साथ तुम भी बदल जाओगे। फ्रैंक मॉन्टी का बचपन का दोस्त होता है और वो उसे यकीन दिलाता है कि वो इन 7 सालों में ज़रा सा भी चेंज नहीं होगा और वो उसके लिए सबसे पहले जेल के गेट पर खड़ा दिखाई देगा। ये दोस्तों के बीच एक दर्द भरा मोमेंट होता है जिसमें सच्चाई भी है और बेबस प्यार भी। मॉन्टी फिर फ्रैंक से एक फेवर मांगता है, पर उसे ये नहीं बताता है कि वो क्या फेवर मांग रहा है, और इसके बाद कॉस्टिया के पास चला जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक अपना गुस्सा नेचुरली पर निकालता है। वो कहता है, मैं मॉन्टी का सबसे पुराना दोस्त हूँ। स्कूल में जब उसने वीड बेचना शुरू किया था मैंने उसे कुछ नहीं कहा। पिछले 10 सालों से मैं उसे धंसते हुए देख रहा था, लेकिन मैंने उससे एक शब्द तक नहीं बोला और तुमने भी वही किया। फ्रैंक डायरेक्टली नेचुरली पर अटैक करता है। तू मॉन्टी के पैसों पर जीती है, अपार्टमेंट का रेंट, ज्वेलरी और ये महंगा लाइफस्टाइल सब मॉन्टी के पैसों पर हो रहा था। उसने तुझ पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया और तूने ही उसकी पीठ में छुरा भोगा। नेचुरली डिफेंड करती है, लेकिन फ्रैंक रुकता नहीं। वो कहता है कि मैंने मॉन्टी को पहले दिन से वार्न किया था कि तू एक सेल्फिश गोल्ड डिगर है, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। 7 साल बाद मैं जेल के गेट पर खड़ा रहूंगा और उसका इंतज़ार करूंगा, लेकिन तू किसी अमीर आदमी से शादी कर चुकी होगी और अपनी ज़िंदगी के मज़े कर रही होगी। इस बात पर नेचुरली फ्रैंक को थप्पड़ मारती है और यहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है मॉन्टी और कॉस्टिया पर, जो निकोलाई के पास जाते हैं। निकोलाई और उसके लोग मॉन्टी को इनडायरेक्टली थ्रेट देते हैं। वो कहते हैं, हमें पता है तुम्हारे बाप का बार कहाँ है। मॉन्टी कंफर्म करता है कि डीईए एजेंट्स ने उससे बहुत सवाल किए, लेकिन उसने उनको एक शब्द भी नहीं बोला। बस मेरे बाप को इसमें मत घुसेड़ो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगा निकोलाई। और अब निकोलाई एक बॉम्ब ड्रॉप करता है। वो कहता है, नेचुरली नहीं, कॉस्टिया ने तुझे बिट्रे किया है मॉन्टी। ये सुनकर मॉन्टी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि कॉस्टिया उसको धोखा देगा। कॉस्टिया को बुरी तरह पीटा जाता है और निकोलाई मॉन्टी को गन देते हुए कहता है कि इसे जान से मार दे, लेकिन मॉन्टी ऐसा करने से मना कर देता है। वो गन वापस निकोलाई को देते हुए कहता है, तुमने मुझसे इस आदमी पर ट्रस्ट करने को कहा था, मैंने किया और आज उसका अंजाम झेल रहा हूँ। अब तुम डिसाइड करो इसका क्या करना है। और ये कहते हुए मॉन्टी रूम से बाहर चला जाता है। मूवी में दिखाया तो नहीं गया है, पर वी कैन अज्यूम कि कॉस्टिया को जान से मार दिया गया होगा। मॉन्टी फ्रैंक और जेकब के साथ घर लौट आता है। वो अपना कुत्ता डॉयल जेकब को सौंप देता है। वो नेचुरली से मिलने उसके रूम में जाता है और उससे माफ़ी मांगता है।
क्योंकि वो अभी तक यही समझता आ रहा था कि नेचुरली ने उसे धोखा दिया है, जबकि वो उसके साथ लॉयल थी। इसके बाद अर्ली मॉर्निंग मॉन्टी जेल के लिए निकलने से पहले जेकब, फ्रैंक और डॉयल के साथ रिवर साइड पर जाता है। वहाँ वो एक किनारे आकर डॉयल को चेयर से बंधवा देता है और डेस्परेट होकर फ्रैंक से कहता है, मुझे मारो फ्रैंक, मेरा चेहरा बिगाड़ दो, अगर मैं अगली दिखूंगा तो शायद जेल में बचा रहूंगा। फ्रैंक ऐसा करने से साफ मना कर देता है और जेकब भी इस बात पर उसका सपोर्ट करता है। मॉन्टी फ्रैंक को ट्रिगर करने के लिए जेकब को पीटने लगता है और तब फ्रैंक उस पर हाथ छोड़ता है, लेकिन मॉन्टी यहाँ रुकता नहीं और वो फ्रैंक को और ज़्यादा प्रोवोक करता है। वो कहता है कि मुझे मालूम है कि मेरे जाने के बाद तू नेचुरली के साथ सोना चाहता है, तू हमेशा तो उसके साथ सोना चाहता था और अब मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा तो तेरा काम आसान हो जाएगा। और अब वाकई फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वो मॉन्टी को बुरी तरह पीट देता है। मॉन्टी का चेहरा खून से भर जाता है। फ्रैंक बीटिंग के बाद काफ़ी रोता है। ये ब्रूटल एक्ट उसकी दोस्ती का आखिरी सैक्रिफाइस है। ये वो फेवर था जो मॉन्टी ने कल उससे मांगा था। कभी कभी दोस्ती का मतलब होता है दर्द देना ताकि दूसरा दोस्त जिंदा रह सके। मॉन्टी घर पहुंचता है। उसका खून से भरा चेहरा देखकर नेचुरली शॉक हो जाती है। वो तुरंत उसका इलाज शुरू करती है, उसके वुंड्स को साफ करती है। कुछ देर बाद मॉन्टी के फादर जेम्स ब्रोगन भी वहां आते हैं उसे जेल ले जाने के लिए। अपने बेटे का बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर वो भी स्टन्ड रह जाते हैं। मॉन्टी बहाना करता है कि उसे गैंग के लोगों ने पीटा है। जेम्स अपने बेटे की तकलीफ देखकर बस दर्द और हेल्पलेसनेस फील करता है। जाने से पहले मॉन्टी एक आखिरी बार नेचुरली से मिलता है। वो उससे कहता है, मैं नहीं चाहता कि तू जेल में मुझसे मिलने आए। अपनी ज़िंदगी जीना, मुझे भूल जाना और मेरा इंतज़ार मत करना। ये कहकर मॉन्टी अपने डैड के साथ जेल जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में कार चलाते हुए जेम्स अपने बेटे से बात करता है। ये फिल्म का सबसे पावरफुल मोनोलॉग है। अगर तू चाहे हम उस ब्रिज से क्रॉस कर जाएंगे, जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज के पार। तू वेस्ट की तरफ भाग जा, तू गायब हो जा, कोई तुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि पकड़े वही जाते हैं जो वापस आते हैं। बस तू कभी वापस ना आना, भूल जाना मुझे और भूल जाना सबको, बस अपनी ज़िंदगी जी लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्टी जेल नहीं जाता, वो वेस्ट की तरफ भाग जाता है जैसा उसके डैड ने कहा था। वो किसी छोटे से टाउन में सेटल हो जाता है, एक बार में काम करने लगता है और कभी भी वापस नहीं जाता। कुछ साल बाद नेचुरली भी वहाँ आ जाती है। वो उससे शादी करता है। आगे चलकर इनके बच्चे होते हैं और मॉन्टी के पास अब एक परफेक्ट फैमिली होती है। वो बूढ़ा होता है अपनी पूरी फैमिली के साथ एक पीसफुल ऑर्डिनरी लाइफ। पर ये सब शायद जेम्स के सपनों की दुनिया थी, वो दुनिया जो कभी हुई ही नहीं थी, क्योंकि मॉन्टी ने भागने से मना कर दिया था। उसने अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट कर लिया था कि ये सब उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। कैमरा वापस रियलिटी में आता है। कार प्रिजन के रास्ते पर होती है। मॉन्टी खिड़की से बाहर देखता है। न्यूयॉर्क पीछे छूट रहा होता है और वो अपनी फेथ को एक्सेप्ट कर चुका होता है। दोस्तों, 25th आवर सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं है, ये एक इंसान की आखिरी आज़ाद रात की कहानी है। एक ऐसी रात जहां मॉन्टी ब्रोगन ने अपने आप को आईने में देखा और अपनी पूरी ज़िंदगी पर सवाल उठाए, खुद से, अपने दोस्तों से, अपने शहर से नफरत की। डायरेक्टर स्पाइक ली ने हमें दिखाया है कि असली करेज भागना नहीं है, बल्कि अपने कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना है। मॉन्टी भी चाहता तो ब्रिज पार करके गायब हो सकता था, लेकिन उसने जेल चूज़ किया क्योंकि वो जानता था कि इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। फिल्म खत्म होती है एक सपने के साथ, एक ऐसी ज़िंदगी जो मॉन्टी जी सकता था, लेकिन उसने नहीं चुनी, क्योंकि भागना कोई सॉल्यूशन नहीं होता और क्राइम का रास्ता आखिर में कभी सुहाना नहीं होता। 25th आवर हमसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हों तो तुम क्या करोगे? अपने गुनाहों का हिसाब दोगे या भाग जाओगे? कमेंट करके बताइए कि आपकी इस मूवी के बारे में क्या राय है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना इस चैनल को सपोर्ट करो। फिर मिलता हूँ अगले सैटरडे एक कल्ट क्लासिक एक्सप्लेनेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।